एमसीक्यू नंबर 43, बीटा डिकेज ऑलवेज प्रोड्यूस। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था अल्फा डिकेज के बारे में बताया कि जिस भी एटम के न्यूक्लियस से जब अल्फा डिके मतलब अल्फा रेडिएशन निकलता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, आइसोडाइपर्स। वो क्या प्रोड्यूस करता है, आइसोडाइपर। इसी तरह बीटा डिके ऑलवेज प्रोड्यूस, याद रखना बीटा डिके आइसोबार प्रोड्यूस करता है। आइसोबार का मतलब क्या है, जिसका एटॉमिक मास क्या होगा, सेम। मैंने आपको बताया, लेट सपोज एक एटम है, उसका जो यूरेनियम है, लेट सपोज मैं यूरेनियम ले रहा हूँ, यूरेनियम 238 और एटॉमिक नंबर उसका क्या है, 92। जब आप इससे क्या निकालोगे, बीटा डिके। बीटा डिके मेरा मतलब है, मैंने आपको बता दें कि बीटा डिके निकालने का मतलब क्या है, नेगेटिव बीटा डिके। सी अगर मेंशन ना क्या हो तो उसका मतलब क्या है, नेगेटिव बीटा डिके। अगर पॉजिटिव बीटा डिके निकल गया तो उसका मतलब क्या, वो मेंशन करेगा, सही है। अगर मेंशन ना क्या होगा तो उसका मतलब क्या है, नेगेटिव बीटा डिके। जब किसी भी एटम से बीटा डिके निकल जाएगा तो याद रखना वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा, आइसोबार। चाहे पॉजिटिव डिका निकल जाए या नेगेटिव डिका, ये अपने याद रखना है, पॉजिटिव डिके निकल जाए या नेगेटिव डिके निकल जाए, पॉजिटिव बीटा डिके या नेगेटिव बीटा डिके, वो ऑलवेज प्रोड्यूस आइसोबार। आइसोबार का मतलब अभी मैं समझाता हूँ। अगर मैं इसे एक बीटा डिके निकालूंगा, नेगेटिव बीटा डिके, तो यूरेनियम का मास नंबर तो वही 238, नेगेटिव बीटा डिके निकल गया तो मास नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होगा, एक इंक्रीज होगा, 93 तक हो जाएगा। अब आइसोबार, आइसोबार का मतलब क्या है, आइसोबार, आइसोबार का मतलब क्या, आइसो मतलब सेम, बार। अब यहाँ पर क्या है कि वो एटम, आइसोबार का मतलब ये जिसका एटॉमिक मासेस एक क्या होगा, सेम होगा, एक क्या होगा, सेम होगा, जबकि जेड क्या होगा, डिफरेंट। समझ आ गया कि बीटा डिके ऑलवेज प्रोड्यूस आइसोबार। आइसोबार का मतलब, क्योंकि बीटा डिके में एटॉमिक मास चेंज नहीं होता है, बीटा डिके में नेगेटिव बीटा डिके होगा तो एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज होगा, अगर पॉजिटिव बीटा डिके था तो एटॉमिक नंबर एक डिक्रीज होगा। तो इसलिए आइसोबार का मतलब क्या है, जिसका मास नंबर क्या हो, सेम, मास नंबर एटॉमिक मास क्या होगा, सेम। इसलिए आइसोबार का मतलब क्या हो, जिसका मास नंबर एटॉमिक मास मतलब मास नंबर क्या हो, सेम हो, जबकि एटॉमिक नंबर क्या हो, चेंज, उसको हम आइसोबार कहते हैं। तो इसलिए बीटा डिके में मास नंबर तो चेंज होता ही नहीं, तो इसलिए वो क्या प्रोड्यूस करता है, आइसोबार। पॉजिटिव बीटा डिके हो या नेगेटिव बीटा डिके हो, वो ऑलवेज प्रोड्यूस आइसोबार। गामा डिके ऑलवेज प्रोड्यूस, अब गामा डिके क्या प्रोड्यूस करेगा, आइसोटोन्स, आइसोबार, आइसोमर्स, नंबर डी में आइसोटोप। तो गामा डिके आइसोमर्स प्रोड्यूस करे, क्योंकि गामा डिके में तो ना तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, ना मास नंबर इंक्रीज होता है, ना डिक्रीज। वो क्या है, जब किसी भी एटम से गामा डिकेज निकलता है तो सिंपल वो एटम एक्साइटेशन से स्टेट से डी एक्साइटेशन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट। ये भी एमसीक्यूज आता है, ये भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस एमसीक्यूज, जब आप प्रैक्टिस मतलब बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हो, मेरे सामने से गुजर गया कि गामा डिकेज involve the de-excitation of electron, excitation of electron, क्या सिंपल डी एक्साइटेशन बोथ एंड बी या नन, इस तरह। तो गामा डिकेज का काम क्या है, डी एक्साइटेशन, क्योंकि जब कोई भी एटम एक्साइटेड स्टेट में होता है, जब वो डी एक्साइट में चला जाता है तो उसका ना मास नंबर चेंज होता है ना एटॉमिक नंबर, सिर्फ वो एनर्जी लूज करता है। तो इसलिए गामा डिकेज जिस भी एटम से निकलता है ना उसका मास नंबर चेंज होता है ना उसका एटॉमिक नंबर, सिंपल वो एटम एक्साइटेड स्टेट से डी एक्साइटेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए उसका सिंपल आइसो का मतलब क्या है, सेम, मर्स का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर। दोनों का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम होता है। जितना पहले अगर कोई भी एटम था, यूरेनियम था, लेट्स सपोज इसी तरह यूरेनियम से मैंने क्या निकालना है, अगर कोई भी एमसीक्यूज आ गया केस यूरेनियम से एक गामा क्या है, दो गामा निकल गए, थी निकल गई, या एक गामा रेज निकल गया, तो इसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या होगा, ना तो मास नंबर चेंज होगा ना एटॉमिक नंबर। सिंपल यहाँ पर क्या होगा, स्टार का निशान। स्टार का निशान ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक्साइटेड स्टेट में, जब ये डी एक्साइट में चला जाएगा तो एनर्जी लूज करेगा, मतलब गामा रेज यहाँ से क्या हो गया, निकल गया, गामा रेज निकल गया, सही है। तो गामा रेज ऑलवेज प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करेगा, आइसो मतलब क्या है, सेम, मर्स का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर। तो इसलिए दोनों का स्ट्रक्चर, दोनों का मास नंबर भी सेम है और दोनों का एटॉमिक नंबर भी सेम है। तो आइसोमर वो है जिसका मास नंबर भी सेम हो, एटॉमिक नंबर भी सेम। तो गामा डिकेज क्या प्रोड्यूस करेगा, आइसोमर। बीटा डिके क्या प्रोड्यूस करेगा, आइसोबार। अल्फा डिके क्या प्रोड्यूस करेगा, आइसोडिफर्स। एमसीक्यू नंबर 45, थोरियम इज ट्रांसफॉर्म्ड आफ्टर द ट्रांसमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल इनटू बिस्मिथ। ये क्या है, फर्स्ट पेपर का एमसीक्यूज है। प्रोटेक्टिनियम, पोलिनियम, डी में क्या है, पैलेडियम। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोटेक्टिनियम क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। अगर आप क्या करोगे, थोरियम को किस में कन्वर्ट करोगे, प्रोटेक्टिनियम। तो थोरियम का आपको पता है कि थोरियम का जो एटॉमिक मास है वो क्या है, 234,
जबकि उसका एटॉमिक नंबर क्या है 90। जब इससे एक बीटा डिकेज निकल जाएगा तो उसका सिंपल एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज करेगा। एटॉमिक नंबर ये फर्स्ट पेपर में इस तरह भी एमसीक्यूज आया। थोरियम फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि इससे एक बीटा डिके निकल गया तो तब इससे क्या बनेगा, प्रोटेक्टिनियम तो बनेगा, प्रोटेक्टिनियम बनेगा, मगर याद रखना एटॉमिक नंबर अगर एक बीटा निकल गया तो एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज करेंगे, मास नंबर रिमेन द सेम रहेगा। तो इसलिए जब थोरियम से एक बीटा पार्टिकल निकल जाता है तो थोरियम किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटेक्टिनियम में कन्वर्ट हो जाता है। ये फर्स्ट पेपर का एमसीक्यूज है। एमसीक्यू नंबर 46, द डिके लॉ इज डिस्क्राइब हेज। अब डिके लॉ हमें क्या डिस्क्राइब करता है, इज डिसइंटीग्रेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्शन ए में क्या लिखा है, नंबर ऑफ न्यूक्लाइड, डिके कांस्टेंट, एक्साइटेशन, डी में क्या लिखा हुआ है, ऑल। अब यहाँ पर डस्टर किधर गया, डस्टर ये है। तो डिके लॉ याद रखना, डिके लॉ आपने क्या करना है, डिके लॉ आप क्या करोगे, अगर सिंपल आ गया कि डिके लॉ इज एज अ सिंपल आ गया कि डिके लॉ डिस्क्राइब एज, तो फिर याद रखना डिके लॉ हमें क्या बताया, मैं यहाँ पर डेरिवेशन की फॉर्म में भी बताता हूँ कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ एन डेल्टा एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, मतलब क्या है उससे डिके रेट क्या है, अल्फा बीटा रेडिएशन क्या हो रहे हैं, निकल रहे, तो वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है। रेट का मतलब क्या है, तो चेंज आएगा, नीचे क्या आएगा, टाइम। मैंने आपको बताया था जिधर भी रेट आता है तो उस नंबर के नीचे या उस नंबर नहीं उस क्वांटिटी के नीचे क्या डिवाइड होगा, टाइम। तो इसलिए डिसइंटीग्रेशन रेट, इसको हम क्या नाम देते हैं, डिसइंटीग्रेशन रेट। तो डिके लॉ का मतलब ये है कि डिसइंटीग्रेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस नंबर ऑफ न्यूक्लाइड। अभी मैंने आपको एक्टिविटी का एक फार्मूला बताया था कि एक्टिविटी इज इक्वल टू डिके कांस्टेंट और एन। ये एन क्या था, वहाँ पर नंबर ऑफ न्यूक्लाइड भी गिवन थे, तो इसलिए डेल्टा एन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इसको हम क्या कहते हैं, डिसइंटीग्रेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लाइड। तो इसको हम डिके लॉ भी कहते हैं कि डिके लॉ इज रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लाइड। सही है, नंबर ऑफ न्यूक्लाइड। यहाँ पर बात एमसीक्यूज में ये आया होता है कि ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन डिके लॉ ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इन डिके लॉ द नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये डिक्रीजिंग नंबर ऑफ न्यूक्लाइड, डिक्रीजिंग नंबर ऑफ न्यूक्लाइड मतलब टाइम के साथ नंबर ऑफ न्यूक्लाइड क्या हो जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। क्यों, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो इसलिए नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि टाइम के साथ रेट या पर वर्ड आया है तो टाइम के साथ नंबर ऑफ न्यूक्लाइड क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो इसलिए ये भी एमसीक्यूज आया था, प्रैक्टिस एमसीक्यूज मेरे सामने से गुजर गया था कि नेगेटिव साइन इन डिके लॉ रिप्रेजेंट, तो क्या होगा, डिक्रीजिंग नंबर ऑफ न्यूक्लाइड। सही है, तो इसलिए अगर ये एमसीक्यूज आ गया था कि डिके लॉ द नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट, तो फिर आप क्या बताओगे, डिक्रीजिंग नंबर ऑफ न्यूक्लाइड। अगर सिंपल डिके लॉ आ गया कि डिस्क्राइब द डिके लॉ, तो फिर आप क्या बताओगे कि डिसइंटीग्रेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लाइड, या सिंपल डिके लॉ इज डिस्क्राइब एज डिसइंटीग्रेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लाइड। सही है, तो इस तरह मैथमेटिकल फॉर्म में भी आ सकता है। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 47, डिके ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज रैंडम, स्पॉन्टेनियस, एक्सपोनेंशियल, डी में क्या लिखा हुआ है, ऑल। तो याद रखना डिके ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ये क्या है, रैंडम भी है, स्पॉन्टेनियस भी है, एक्सपोनेंशियल भी है, और डी में क्या होगा, ऑल। मतलब ये रैंडम है, इसका टाइम मालूम नहीं है कि पहले मतलब क्या होगा, ये क्या होगा बाद, मतलब लेट सपोज यहाँ पर थोरियम एटम है कि लेट सपोज 1 घंटे में क्या हो गया, हाफ डिसइंटीग्रेट हो गया, या 5 सेकंड में हाफ, मतलब इसका रैंडम प्रोसेस है। डिसइंटीग्रेशन क्या है, रैंडम है, उसका रैंडम डिसइंटीग्रेशन मतलब स्पॉन्टेनियस है, ये खुद ब खुद होता है, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल है, और इसलिए ऑप्शन ऑल हो गया। तो इसलिए डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज रैंडम भी है, स्पॉन्टेनियस भी है, एक्सपोनेंशियल भी है, आर। तो एमसीक्यू नंबर 48, द हाफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन। अब फर्स्ट पेपर में किस तरह आया था कि हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो यहाँ पर मैंने इसको चेंज कर लिया था कि द हाफ लाइफ डिपेंड अपॉन, तो इंडिपेंडेंट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और डिपेंडेंट क्या, हाफ लाइफ किस चीज़ पर डिपेंड करता है और हाफ लाइफ किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, इसका ऑप्शन दोनों आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर क्या है, 48 एमसीक्यूज मिलता है कि द हाफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन, किस चीज़ पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल, ऑप्शन बी में प्रेशर, ऑप्शन सी में टेम्परेचर, ऑप्शन डी में डेंसिटी, ऑप्शन ई में वॉल्यूम। तो याद रखना हाफ लाइफ सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल, कि वो मटेरियल किस नेचर का है, वो मटेरियल क्या है, किस नेचर का है।
तो इसलिए हाफ लाइफ सिर्फ किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करेगा। बाकी हाफ लाइफ एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता। वहाँ पर एमसीक्यूज आया था पास्ट पेपर में, क्या हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर व्हाट पर कुछ ऑप्शन दिए, तो इसलिए हाफ लाइफ एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता। एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब क्या है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, तमाम चीज़ों पर हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करता। हाफ लाइफ सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है। बाकी ये चारों ऑप्शन पर हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट है, मतलब ये एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता। एमसीक्यू नंबर 49, आफ्टर द पैसेज ऑफ मेनी आवर, मतलब बहुत घंटे गुजरने के बाद, देन विच क्वांटिटी रिमेन्स द सेम, कौन सी क्वांटिटी सेम रहेगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ऑप्शन ए में हाफ लाइफ, ऑप्शन बी में डिके कांस्टेंट, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी, मतलब हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट दोनों सेम रहेंगे। ऑप्शन डी में लिखा है एक्टिविटी, ऑप्शन ए में लिखा है कॉन्स्टेंट, ऑप्शन एफ में लिखा है नंबर ऑफ एटम, ऑप्शन जी में लिखा है ऑल। जी तक कितने ज्यादा ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, यहाँ तक ना मैंने अभी आपको बता दिया। अगर आपको ऊपर एमसीक्यू समझ आ गया तो ये नीचे आप खुद ब खुद आंसर दोगे। मैंने आपको बता दिया हाफ लाइफ सिर्फ नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है। हाफ लाइफ टाइम पर इंडिपेंडेंट है, वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया आफ्टर पैसेज ऑफ मेनी आवर, मतलब टाइम गुजरने के बाद। मेनी आवर का मतलब क्या है, यहाँ पर बहुत सारे घंटे गुजर गए, बहुत सारा टाइम गुजर गया। तो टाइम गुजरने पर ये सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है, ये एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता। तो इसलिए चाहे 10 घंटे गुजर जाए, चाहे 15 घंटे गुजर जाए, चाहे जितना भी टाइम गुजर जाए, हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट, याद रखना हाफ लाइफ, ये डिके कांस्टेंट भी नेचर ऑफ सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड करता है। ये भी बहुत, अगर हाफ लाइफ की जगह क्या आ जाए, यहाँ पर आपके 2-3 और एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे। डिके कांस्टेंट भी सिर्फ नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है, और डिके कांस्टेंट भी क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता। सही है। तो हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट, ऑप्शन सी क्या होगा, बोथ एंड बी। टाइम गुजरने के साथ अगर टाइम गुजर भी जाए, 10 घंटे गुजर जाए, 10 घंटे बाकी रह जाए, 10 घंटे 15 घंटे, जितने भी टाइम पास हो, ये हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ये चेंज नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ये एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता। तो इसलिए बाकी एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। एक्टिविटी भी एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड करता है, कॉन्ट्रेट भी क्या करता है, एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एटम भी एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो इसलिए अगर मैं इस चीज़ को चेंज करूँ कि देन विच क्वांटिटी चेंज, अगर कौन सी क्वांटिटी चेंज होगी, टाइम गुजरने के साथ साथ कौन सी क्वांटिटी चेंज होगी, तो फिर याद रखना एक्टिविटी भी चेंज होगी, कॉन्स्टेंट भी चेंज होगा, नंबर ऑफ एटम भी चेंज होगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। सिर्फ और सिर्फ डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ के अलावा ये एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड नहीं करते, बाकी सारे एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड करते। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू नंबर 50, द हाफ लाइफ ऑफ बिस्मिथ इज 5 डेज। आपके साथ बिस्मिथ का हाफ लाइफ क्या है, 5 डेज। द नंबर ऑफ एटम लेफ्ट ओवर आफ्टर 20 डेज, 20 दिन के बाद वो कितने एटम रह जाएंगे। इफ इनिशियली द नंबर ऑफ एटम इज 200, अगर इनिशियली आपके साथ कितने एटम प्रेजेंट होंगे, 200। बिस्मिथ का आपका हाफ लाइफ गिवन है, सही, हाफ लाइफ 5 डेज है। 20 डेज के बाद कितने एटम बाकी रह जाएंगे, अगर इनिशियली बिस्मिथ के एटम कितने होंगे, 200। तो आप सिंपल यही फार्मूला यहाँ यूज करो कि हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ हाफ लाइफ। सिंपल आप पहले नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाइंड करो, तो आपके साथ एटम क्या हो जाएंगे, आप उसको खुद क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। सही है। हाफ लाइफ, आपको हाफ लाइफ गिवन है, हाफ लाइफ क्या है, 5 डेज, और टोटल टाइम आपके साथ क्या है, 20 डेज। तो आप खुद n फाइंड कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ से n इज इक्वल टू टोटल टाइम और हाफ लाइफ नीचे डिवाइड हो जाएगा। टोटल टाइम आपके साथ क्या है, 20 डेज, जबकि हाफ लाइफ क्या है, 5 1 जार 5 5 4 जार 20। तो आपके साथ n क्या आ गया, 4 आ गया, मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ नहीं, नंबर ऑफ हाफ लाइफ आपके साथ क्या आ गया, 4। तो सिंपल आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो कि 4 हाफ लाइफ के बाद एटम कितना बाकी रह जाएगा, अगर इनिशियली 200। तो आप खुद जैसे फाइंड कर सकते हो कि 200, एक हाफ लाइफ के बाद ये 100 बन जाएगा, दो हाफ लाइफ के बाद ये 50 बन जाएगा, 3 हाफ लाइफ के बाद ये 25 बन जाएगा, 4 हाफ लाइफ के बाद ये ऑलमोस्ट 12.5% रह जाएगा। तो इस तरह आप फाइंड कर सकते हो। एरो का आपने काउंट करना है, यहाँ से कौन नंबर को नहीं काउंट करना है, 1 2 3 4 5, सही है, 1 2 3 4 5। आपने क्या करना है, एक हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ, 4, वैसे नंबर 5 बन रहे हैं। आपने नंबर को काउंट नहीं करना है कि 200 से स्टार्ट करना है 12.5 तक, आपने एरो को काउंट करना है 1 2 3 4 एरो आ रहे हैं। तो आपको समझ आ गया कि 200 पहले इनिशियली कितने प्रेजेंट थे, 200। तो 4 हाफ लाइफ के बाद वो कितना बाकी रह जाएगा, 12.5। तो आपको समझ आ गया। सबसे पहले आपने n फाइंड किया, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, सही है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। इनिशियली आपके साथ एटम क्या है, 200। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने, 4। अगर 4 हाफ लाइफ गुजर जाए तो बाकी कितना आइटम रह जाएगा। सिंपल आपसे ये पूछ रहा है अगर इनिशियली 200 है, तो आप 200 से 4 हाफ लाइफ उस पर गुजर जाएंगे तो 12.5।
क्या रह जाएगा, बाकी रह जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। रेडियो एक्टिव एटम At इज इक्वल टू 0। एक रेडियो एक्टिव एटम में जब टाइम क्या हो, 0 हो, द नंबर ऑफ एटम इज 2000। जब टाइम 0 हो, कुछ भी टाइम गुजरा नहीं हुआ पर एक रेडियो एक्टिव एटम है जो इनिशियली आपके साथ 2000 थे, सही है। हाफ लाइफ ऑफ एन एटम इज 6 ईयर, और उसका हाफ लाइफ 6 ईयर है। द नंबर ऑफ एटम 500 वे लेफ्ट आफ्टर हाउ मेनी इंटरवल, मतलब कितने इंटरवल के बाद ये 2000 से 500, मतलब 500 बाकी कितना रह जाएगा, कितने इंटरवल गुजरने के बाद। सिंपल आपसे ये कह रहा है। आपको हाफ लाइफ 6 ईयर की माने इन आपके साथ जो नंबर ऑफ एटम है, जब टाइम 0 होगा तो नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 2000 होंगे। 500 एटम कब रह जाएंगे, जब कितने इंटरवल के बाद 500 एटम रह जाएंगे। सिंपल आपसे ये पूछ रहा है कि कितने इंटरवल के बाद 500 एटम बाकी रह जाएंगे। तो यहाँ पर आपने फिर यही फार्मूला यूज करना है। क्या है आपके साथ, 2000 से क्या हो गया 500 तक, 2000 से 500 तक आने में कितने एन गुजरे होंगे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने गुजरे होंगे। तो सिंपल वही फार्मूला आपने यूज करना है कि हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय एन, सही है। आपको हाफ लाइफ कितना की वन 6 ईयर, और जो जब टाइम 0 था तो एटम कितने थे 2000। आपसे ये पूछे कि एटम 500 तक पहुंच गए, कितने इंटरवल के बाद ये एटम 500 तक, मतलब क्या हो जाए 500 बाकी रह जाएंगे, कितने इंटरवल 2000 पर गुजर जाए कि वो 500 बाकी रह जाए। तो सिंपल आपको हाफ लाइफ गिवन है, आपने सबसे पहले एन फाइंड करना है। नंबर ऑफ हाफ लाइफ आप फाइंड करो तो आप खुद टोटल टाइम आप क्या करोगे, फाइंड कर सकते हो। हाफ लाइफ तो आपको गिवन है 6 ईयर, तो आप 200 से 500 तक एन कितना गुजरा होगा, कितने इंटरवल के बाद 200 से 500 बाकी रह जाएगा, 2000 से, 200 से नहीं 2000 से। तो 2000 आपके साथ क्या है, इनिशियली एटम थे। एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद ये क्या बन जाएगा 1000, दो हाफ लाइफ के बाद ये क्या होगा 500, 1 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ। तो इसलिए आपको क्या कह रहे हैं, क्या है कि 500 एटम वे लेफ्ट आफ्टर हाउ मेनी इंटरवल, कितने इंटरवल के बाद 500 एटम बाकी रह जाएंगे। तो 2 इंटरवल के बाद, कितने इंटरवल के बाद 2। तो आपको नजर आ गया कि एन क्या है 2 हाफ लाइफ के बाद आपके साथ 500 बाकी रह जाएंगे। कितने हाफ लाइफ के बाद, हाफ लाइफ के बाद नहीं, नंबर ऑफ हाफ लाइफ के बाद, मतलब 2 इंटरवल के बाद या 2 नंबर ऑफ हाफ लाइफ के बाद आपके साथ 500 एटम बाकी रह जाएंगे। तो सिंपल फार्मूले में पुट करो, हाफ लाइफ गिवन है, एन आपके साथ आ गया, टोटल टाइम खुद आ जाएगा, सही है। इज इक्वल टू यहाँ पर टोटल टाइम आपने फाइंड करना है, हाफ लाइफ को एन के साथ क्या करो, मल्टीप्लाई करो। हाफ लाइफ क्या है 6, जब के साथ एन आपके साथ क्या है 2, 6 2 12 ईयर्स आपके साथ टोटल टाइम क्या है, 12 ईयर्स, 12 ईयर्स 6 ईयर 3 ईयर्स 3.5 ईयर्स। तो ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा, 12 ईयर्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 52, द क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम इज 400 ग्राम आफ्टर 3 हाफ लाइफ, हाउ मच यूरेनियम विल लेफ्ट। मतलब आपके साथ यूरेनियम का जो क्वांटिटी इनिशियली कितना है 400 ग्राम, इनिशियली 400 ग्राम है, 3 हाफ लाइफ के बाद वो कितना बाकी रह जाएगा। सिंपल इनिशियली 400 ग्राम में 300, मतलब 3 हाफ लाइफ गुजरने के बाद यूरेनियम कितना बाकी रह जाएगा। तो सिंपल अब 3 हाफ लाइफ के बाद यहाँ पर पहले कितना था 400 ग्राम, 3 हाफ लाइफ के बाद ये कितना बाकी रह जाएगा, 1 हाफ लाइफ के बाद ये क्या होगा 200, 2 हाफ लाइफ के बाद ये क्या होगा 100, 3 हाफ लाइफ के बाद ये क्या बन जाएगा 50। तो 1 2 3 एरो गुजर गया, मतलब पहले 1 हाफ लाइफ के बाद 200 बन जाएगा, 2 हाफ लाइफ के बाद 100, 3 हाफ लाइफ के बाद 50। तो सिंपल ये बहुत आसान एमसीक्यू से क्या 50 रह जाएगा, 3 हाफ लाइफ के बाद ये क्या बन जाएगा 50 बन जाएगा, सही है, बहुत ही आसान एमसीक्यू है। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन टेक प्लेस, ये फास्ट पेपर का एमसीक्यू है कि ये बहुत थोरियम का मतलब प्रोटोनियम में कन्वर्ट हो जाना। ये वैसे थ्योरेटिकली भी फास्ट पेपर में पूछा गया, इस तरह रिएक्शन की फॉर्म में भी पूछा गया। मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि जब थ्योरियम से क्या निकल जाए, कौन सा बीटा डीके निकल जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता था, प्रोटोनियम में। तो यहाँ पर एक न्यूक्लियर रिएक्शन लिखा हुआ है, थोरियम है जिसका मास नंबर 234, एटॉमिक नंबर 90, मास नंबर 234, जबकि एटॉमिक नंबर 1 बढ़ गया। यहाँ से कौन सा डीके निकल गया, जब थोरियम किस में कन्वर्ट हो गया, पर प्रोटोनियम में कन्वर्ट हो गया। अल्फा गामा सी में बीटा, जबकि डी में नन। तो आपको पता भी है कि मास नंबर क्या है सेम, यहाँ पर भी 234, यहाँ पर भी 234, जबकि एटॉमिक नंबर यहाँ पर 90 और यहाँ पर एटॉमिक नंबर 91। मतलब मैंने आपको बता दें कि जब नेगेटिव बीटा निकल जाए तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 इंक्रीज हो जाता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 इंक्रीज होता है। यहाँ पर क्या है, ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा, बीटा डीके से बीटा एमिशन। जब क्या हो, जब किसी भी एटम से बीटा डीके निकल जाता है तो मास नंबर क्या रहता है, रिमेन द सेम, जबकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नेगेटिव बीटा में क्या होता है, 1 इंक्रीज होता है। तो इसलिए यहाँ से कौन सा डीके में, मतलब कौन सा
रेज निकल गया, बीटा डीके यहाँ पर क्या हो गया, निकल गया, मतलब बीटा रेडिएशन यहाँ से क्या हो गया, निकल, क्योंकि मास नंबर 90 से 91 हो गया, सॉरी एटॉमिक नंबर 90 से 91 हो गया, एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज हो गया, जबकि मास नंबर वही 234 सही है। बीटा डीके में मास नंबर सेम रहता है, जबकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एक इंक्रीज होता है नेगेटिव बीटा डीके में। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 54, गामा रेज इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस नॉट न्यूक्लियर, न्यूक्लियस व्हाट विल बी द ए, आपके साथ ए का मतलब क्या है, मास नंबर, एंड जेड का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ डाटर न्यूक्लाई, आपके साथ एक डाटर न्यूक्लाई है, उससे क्या निकल गया, यहाँ पर इक्वेशन में भी गिवन है गामा रेज, कि एक डाटर न्यूक्लाई अगर उससे गामा रेज निकल गया तब उसका जो पेरेंट एटम है, ये पेरेंट एटम है, इससे जो नया एटम बन जाएगा वो क्या होगा, डाटर न्यूक्लाई। तो डाटर न्यूक्लाई का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर क्या होगा अगर उससे एक गामा रेज निकल गया, तो ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है, रेडियम, उसका मास नंबर 226, जबकि एटॉमिक नंबर 89, यहाँ पर एटॉमिक नंबर एक बढ़ गया, जबकि बी में क्या लिखा है, रेडियम का जो मास नंबर है 226, एटॉमिक नंबर 88, सही है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर इस बी ऑप्शन में दोनों, मतलब जितना पेरेंट का है उतना ही डाटर का है, सही है। सी में क्या लिखा है, एटॉमिक नंबर 222, सही, सॉरी मास नंबर 222 और एटॉमिक नंबर 86। डी में क्या लिखा है, मास नंबर 224, एटॉमिक नंबर क्या लिखा हुआ है, 86। तो मैंने आपको बता भी दिया कि जब भी गामा रेज निकलता है, ये पास्ट पेपर में आया भी हुआ है कि जब किसी भी एटम से गामा रेज निकलता है तो सिंपल एटम एक्साइट स्टेट से डी एक्साइटेशन स्टेट में चला जाता है। एक्साइट स्टेट मतलब वो पहले एक्साइटेड होता है, उस बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक स्टेट में होता है, तो वो सिर्फ सिंपल एक्साइटेशन स्टेट से डी एक्साइटेशन में चला जाता है, मगर उससे उसका न मास नंबर इंक्रीज होता है, न मतलब मास और एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, न मास और एटॉमिक नंबर पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, न इंक्रीज होता है न डिक्रीज होता है। मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसलिए अगर रेडियम से 10 गामा डीके भी निकल जाए तो इसका मास और एटॉमिक नंबर क्या होगा, रिमेन द सेम। मास और एटॉमिक नंबर न डिक्रीज होगा न इंक्रीज होगा, बिल्कुल रिमेन द सेम। सिंपल रेडियम क्या होगा, एक्साइटेशन स्टेट से डी एक्साइट हो जाएगा, सही है। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। इसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों क्या रहेंगे, सेम, क्योंकि गामा इमिशन में ना एटॉमिक नंबर ना मास नंबर उस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होते, वो रिमेन द सेम होते हैं। यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू नंबर 55, which elements not element, यहाँ पर elements लिखे हैं ना, are present in all type of foods approximately, मतलब तकरीबन तमाम फूड में मौजूद होंगे कौन से एलिमेंट। ऑप्शन ए में लिखा है K40 मतलब पोटेशियम 40, ऑप्शन बी में लिखा है कार्बन 14, ऑप्शन सी में लिखा है बोथ ए एंड बी मतलब पोटेशियम 40 और कार्बन 14 दोनों, जबकि ऑप्शन डी में लिखा है कार्बन 12। याद रखना तमाम के तमाम फूड से भी रेडिएशन निकलते हैं। क्यों निकलते हैं, क्योंकि वो दो एलिमेंट की वजह से, पोटेशियम 40 और कार्बन 12 की वजह से। तो इसलिए अप्रोक्सीमेटली तकरीबन तमाम फूड में कार्बन 14 और पोटेशियम 40 ये दोनों क्या है, मौजूद है। ये इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज, इसको भी आपने याद करना है। तो कार्बन 14 और पोटेशियम 40 दोनों क्या है, अप्रोक्सीमेटली तकरीबन तमाम फूड में मौजूद है। तो इसलिए ऑप्शन बोथ ए एंड बी। एमसीक्यू नंबर 56, द एब्जॉर्ब डोज विल बी, एब्जॉर्ब डोज आपसे पूछा हुआ, यहाँ पर थोड़ा एब्जॉर्ब डोज इक्विवेलेंट डोज इसके फार्मूले आपने याद रखने, इसके भी एमसीक्यूज आते हैं। द एब्जॉर्ब डोज विल बी इफ 100 kg गेट 200 जूल ऑफ एनर्जी, मतलब एक 100 kg मास है, मास यहाँ पर आप लिख देना अमास ऑफ, सही, अमास ऑफ 100 kg, सही, अमास ऑफ 100 kg गेट 200 जूल ऑफ एनर्जी। अगर एक मास 100 kg होगा जिसका वजन मतलब 100 kg है, वो 200 जूल एनर्जी क्या करे, हासिल करे, गेट करे, तब वहाँ पर एब्जॉर्ब डोज क्या होगी। सबसे पहले आपने समझना है कि एब्जॉर्ब डोज का फार्मूला क्या है। एक एब्जॉर्ब डोज है और एक इक्विवेलेंट डोज है। एब्जॉर्ब डोज का फार्मूला के साथ क्या है, डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, डी एब्जॉर्ब डोज इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाई मास। तो एब्जॉर्ब डोज किसके इक्वल है, एनर्जी डिवाइडेड बाई मास, सही है, एनर्जी डिवाइडेड बाई मास। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि एब्जॉर्ब, ये फार्मूला आपने याद रखना है, एब्जॉर्ब डोज। अब इससे आने वाले एब्जॉर्ब डोज के एसआई यूनिट में भी बताऊंगा, इसी तरह इक्विवेलेंट डोज का फार्मूला भी बताऊंगा, इक्विवेलेंट डोज का एसआई यूनिट भी बताऊंगा। इसलिए मैंने तमाम जो एब्जॉर्ब डोज और इक्विवेलेंट डोज के फार्मूले तमाम पर और यहाँ पर लिखे हुए, एसआई यूनिट भी यहाँ पर लिखे हुए और उसके कन्वर्जन भी लिखे हुए, तो इसलिए इसको आपने याद करना है। ये कुछ इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज है। ये फार्मूला आपसे सिंपल एब्जॉर्ब डोज पूछा है, एनर्जी डिवाइडेड बाई मास। एनर्जी आपके साथ क्या है 200 जूल, जबकि मास आपके साथ 100 kg। तो सिंपल इन दोनों को डिवाइड करो तो आपके साथ क्या आएगा, एब्जॉर्ब डोज आएगा। तो एनर्जी आपके साथ क्या है 200 जूल डिवाइडेड बाय मास आपके साथ क्या है 100 kg। तो 101 102 तो सिंपल क्या आएगा 2, आपके साथ सिंपल 2 होगा एब्जॉर्ब डोज। अब यहाँ पर आपने समझना है कि एब्जॉर्ब डोज का यूनिट क्या है। याद रखना एब्जॉर्ब डोज का यूनिट क्या है, ग्रे। तो यहाँ पर 2 ग्रे आएगा। एसआई यूनिट इसका क्या है, ग्रे, जिसको हम क्या कहते हैं, रेम। तो इसलिए रेड, सॉरी क्या है, रेड,
एक यूनिट क्या है इसका, ऐसा यूनिट क्या है एब्जॉर्ब डोज, किसका एब्जॉर्ब डोज का ग्रे है, और दूसरा क्या है रेड, RAD। अब इन दोनों को मैं बताऊंगा कि 1 ग्रे कितने रेड के इक्वल है और 1 रेड कितने ग्रे के इक्वल है, ये मैं बताऊंगा। मगर ऐसा यूनिट क्या है दोनों, मगर हम क्या यूज करते हैं, ग्रे यूज करते हैं। तो आपके साथ आंसर क्या गया, 2 ग्रे। ऑप्शन क्या होंगे, ऐसा यूनिट आपके साथ क्या है ग्रे, ऐसा यूनिट क्या है ग्रे। तो इसलिए ऑप्शन आपके साथ क्या बन जाएगा, 2 ग्रे, B 100 ग्रे, 200 ग्रे, 5 में क्या लिखा है 50 ग्रे। तो ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा 200 ग्रे। ऐसा यूनिट आपके साथ क्या है ग्रे, सही है, ऐसा यूनिट ग्रे है, रेड नहीं है, ऐसा यूनिट क्या है ग्रे। अब रेड भी क्या है एब्जॉर्ब डोज का यूनिट है, तो इसलिए कभी कभी रेड में वैल्यू गिवन होता है, तो इसलिए रेड टू ग्रे आपने क्या करना है, कन्वर्जन करना है, ग्रे टू रेड, ये मैं अभी बताऊंगा। अब इसके बाद एक और एमसीक्यू नंबर 57, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है एब्जॉर्ब डोज। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 57, अ मास ऑफ 220 kg, आपके साथ एक मास है जिसका वजन क्या है 20 kg, टू गेट 200 सेवट। अब ये SV किसका यूनिट है, ये इक्विवेलेंट डोज का यूनिट है। सेवट क्या है, इक्विवेलेंट डोज का यूनिट है, ये अभी मैं बताऊंगा। सेवट एक और है रिम, इन दोनों का कन्वर्जन भी बताऊंगा। और सेवट क्या है, ऐसा यूनिट है इक्विवेलेंट डोज का, ऑफ इक्विवेलेंट डोज। तो आपके साथ इक्विवेलेंट डोज कितना गिवन है, 200 सेवट। द एनर्जी विल बी इफ RBC इज 20, आपके साथ रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस भी आपको गिवन है, RBE रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस, याद रखना RBE रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। अगर आपसे आ गया एमसीक्यू में कि व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ RBE मतलब रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस, या इस तरह वर्डिंग में आ गया इसका, तो इसका क्या, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, ये क्या है यूनिट लेस, इसका यूनिट नहीं। तो सिंपल आपने क्या करना है, डस्टर में इसको अपने अभी इक्विवेलेंट डोज का, ये एब्जॉर्ब डोज का फार्मूला आपने याद करना है। अब इक्विवेलेंट डोज का फार्मूला क्या है, इक्विवेलेंट डोज का फार्मूला आपने याद करना है, यही दो से फार्मूले इक्विवेलेंट डोज और ऑब्जर्व डोज, इसी से कुछ सिंपल एमसीक्यूज भी आते हैं, तो इसलिए इसको आपने याद करना। इक्विवेलेंट डोज यहाँ पर हम ई लिखते हैं, मतलब इक्विवेलेंट डोज इज इक्वल टू D एब्जॉर्ब डोज मल्टीप्लाई बाय RBE मतलब रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस। या सिंपल कुछ बुक में आप देखोगे वहाँ पर इसको क्वालिटी फैक्टर के नाम से भी पुकारा जाता है, RBE को क्वालिटी फैक्टर के नाम से भी पुकारा जाता है, तो इसलिए क्वालिटी फैक्टर या रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस। तो आपने क्या फाइंड करना है, आपसे द एनर्जी विल बी, आपने एनर्जी फाइंड करना है। तो यहाँ पर D मैंने आपको बताया अभी तक कि D किसके इक्वल होता है, एब्जॉर्ब डोज। एब्जॉर्ब डोज किसके इक्वल होता है, एनर्जी डिवाइडेड बाय मास। तो आपने क्या फाइंड करना है, एनर्जी E फाइंड करना है, जबकि आप मास को डोज के साथ एनर्जी इज इक्वल टू एब्जॉर्ब डोज मल्टीप्लाई बाय मास। तो इस फॉर्मूले से आप एनर्जी फाइंड कर सकते हो, मगर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपको डोज गिवन नहीं है, मास तो गिवन है, सही मास कितना है 20 kg। तो D एब्जॉर्ब डोज गिवन नहीं है, तो एब्जॉर्ब डोज आप इस फॉर्मूले से निकालोगे, किस फॉर्मूले से, इक्विवेलेंट डोज के फॉर्मूले से आप क्या करोगे, D मतलब एब्जॉर्ब डोज आप निकाल सकते हो, सही है। तो एब्जॉर्ब डोज किस तरह आप निकालोगे, RBE को सिंपल इक्विवेलेंट डोज से क्या करो, डिवाइड करो। तो डोज इज इक्वल टू एब्जॉर्ब डोज इज इक्वल टू DE मतलब इक्विवेलेंट डोज डिवाइडेड बाय RBC, सही है, इक्विवेलेंट डोज डिवाइडेड बाय रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस। इक्विवेलेंट डोज आपके साथ कितना है, 200 सेवट। ये SI यूनिट में, ये क्या है SI यूनिट, याद रखना जिस तरह मैंने आपको बताया एब्जॉर्ब डोज का SI यूनिट ग्रे है, रेड नहीं है, क्या है SI यूनिट क्या है, ग्रे है। तो इसलिए इसी तरह क्या है हमारे साथ इक्विवेलेंट डोज, सही है, इक्विवेलेंट डोज का SI यूनिट क्या है, सेवट। तो इसलिए आपने यहाँ पर आपको SI यूनिट में गिवन है, तो इसलिए कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं अभी बताऊंगा, अगर SI यूनिट के अलावा कोई और यूनिट यूज होता तो फिर आपने उसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। रैम, अब क्या है रैम क्या है, SI यूनिट नहीं है। तो अब मैं सेवट और रैम का कन्वर्जन भी बताऊंगा। तो सिंपल यहाँ पर SI यूनिट में गिवन है सेवट, क्या है इक्विवेलेंट डोज का क्या है SI यूनिट है, तो आपने कंफ्यूज लेना है। तो 200 इक्विवेलेंट डोज गिवन है, RBE रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस क्या है, इज 20। तो यहाँ पर क्या है 20, 0 के साथ कैंसिल हो गया, 2 1 2 आपके साथ क्या आ गया 10। तो आपके साथ D जो आपके साथ क्या है डोज, मतलब एब्जॉर्ब डोज आपके साथ क्या आ गया 10, क्या होगा 10 के साथ में क्या लिखूंगा 10 ग्रे, क्योंकि ग्रे एब्जॉर्ब डोज का SI यूनिट जिसको हम GY से रिप्रेजेंट करते हैं, GY। तो सिंपल आपके साथ एब्जॉर्ब डोज आ गया। अब यहाँ पर इस फार्मूले में पुट करो, एनर्जी आप खुद फाइंड कर सकोगे, मास को किससे मल्टीप्लाई करो, एब्जॉर्ब डोज से मल्टीप्लाई करो, आपके साथ क्या आएगा एनर्जी। तो एनर्जी इज इक्वल टू एब्जॉर्ब डोज कितना आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय मास कितना है 20 kg। तो 10 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2, मतलब क्या आएगा 200 आएगा आंसर। सिंपल क्या आएगा 200 जॉल। एनर्जी का यूनिट क्या है, SI यूनिट जॉल। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए में 200 जॉल 22,100 ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए 200 जॉल। तो इसलिए ये दो फॉर्मूले आपने याद रखना है, एब्जॉर्ब डोज एनर्जी पर यूनिट मास, एनर्जी डिवाइडेड बाय मास, सिंपल इस तरह इक्विवेलेंट डोज इज इक्वल टू एब्जॉर्ब डोज मल्टीप्लाई बाय RBE। तो
तो इस तरह आपने इसके एसआई यूनिट भी याद करना है। एब्जॉर्ब डोज का एसआई यूनिट क्या है, ग्रे, जबकि इक्विवेलेंट डोज का एसआई यूनिट क्या है, सेवट, जिसको हम एसवी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर 1 सेवट इज इक्वल टू, एसआई यूनिट मैंने बताया किस सेवट किसका यूनिट है, इक्विवेलेंट डोज, डीई इक्विवेलेंट डोज, एब्जॉर्ब डोज का नहीं है। सेवट किसका यूनिट है, सेवट इक्विवेलेंट डोज का यूनिट है। अभी इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब आपसे क्या पूछा हुआ है, 1 सेवट इज इक्वल टू, याद रखना 1 सेवट किसके इक्वल है, 1 एसवी। सेवट को हम एसवी, ये साइंटिस्ट के नाम से आया है, तो सेवट को हम एसवी से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 सेवट इज इक्वल टू 100 रिम। याद रखना ये REM किसका यूनिट है, इक्विवेलेंट डोज का यूनिट है, जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ DE इक्विवेलेंट डोज का यूनिट है। तो रिम भी REM, रेडिएशन इक्विवेलेंट मेडिसिन, रिम को हम क्या है, इसका एब्रिविएशन क्या है, रेडिएशन इक्विवेलेंट मेडिसिन। तो इसलिए 1 सेवट किसके इक्वल है, 100 REM के इक्वल है, रेडिएशन इक्विवेलेंट मेडिसिन। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा करेक्ट। तो ऐसा यूनिट आपके साथ क्या है, सेवट। तो रिम भी क्या है, इक्विवेलेंट डोज का यूनिट है। तो 1 सेवट इज इक्वल टू 100 रैम, 100 रैम 0.01 रैम नहीं, तो क्या होगा, ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट होगा, 100 रैम रेडिएशन इक्विवेलेंट मेडिसिन। तो आपको यूनिट कन्वर्जन भी आना चाहिए। इसी तरह 1 रेडिएशन इक्विवेलेंट मेडिसिन REM इज इक्वल टू, अब यहाँ पर सिंपल आपको फुल फॉर्म में गिवन है कि 1 रेडिएशन इक्विवेलेंट मेडिसिन मतलब 1 रैम इज इक्वल टू, तो 1 रैम आपने फाइंड करना है, सिंपल 100 1 सेवट पे डिवाइड करो, तो 1 रैम किसके इक्वल होगा, 0.01 सेवट। यहाँ पर 0.01 सेवट 100, ये तो बहुत आसान है। या पहले मैंने आपसे क्या पूछा कि 1 सेवट किसके इक्वल है, 100 रैम। अगर मैं आपसे पूछूं 1 रैम किसके इक्वल होगा, 0.01 सेवट। सही है, 0.01 या 10⁻⁻² सेवट, इसको आप राउंड अप करके 10⁻⁻² सेवट भी लिख सकते हो। तो इसलिए 1 रैम REM का मतलब क्या है, रेडिएशन इक्विवेलेंट मेडिसिन। तो 1 रैम किसके इक्वल होगा, 0.01 सेवट, जबकि 1 सेवट किसके इक्वल होगा, 100 रैम। तो ये यूनिट कन्वर्जन आपको होना चाहिए। जबकि सेवट SV क्या है, SV याद रखना है, SV सेवट क्या है, ऐसा यूनिट है किसका, इक्विवेलेंट डोज। रिम भी क्या है, इक्विवेलेंट डोज का यूनिट है, मगर ऐसा यूनिट नहीं है। अगर यहाँ पर मैं 200 यहाँ पर जो आपके साथ इक्विवेलेंट डोज गिवन है, अगर यहाँ पर मैं रिम REM रिम लिखता मतलब इसका दूसरा यूनिट, इक्विवेलेंट डोज का दूसरा यूनिट लिखता, तो फिर ये 200 को आपको क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। किस में कन्वर्ट करता है, सेवट में। तो इसलिए रिम से सेवट में जाना, किससे, रिम से सेवट में जाना, तो सिंपल आप क्या करोगे, 200 को 100 पे डिवाइड करोगे। अगर आप क्या करोगे, रिम से किस में जाओगे, सेवट में जाओगे, तो आप क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे। अगर सेवट से किस में जाओगे, रिम में जाओगे, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 100 से। सही है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये बात समझ। तो अगर ये 200 रिम गिवन होता तो फिर आपको यूनिट कन्वर्जन करना पड़ता है किस में, सेवट, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर क्या है, ऐसा यूनिट में आ रहा है। सही है, तो यहाँ पर फिर हाल तो हमारे साथ सेवट गिवन था। सही है, इसके बाद 1 रेडिएशन इक्विवेलेंट मेडिसिन, तो 1 रैम इज इक्वल टू आपके साथ सिंपल 0.01 सेवट, ये यूनिट आपने याद रखना है। इसके बाद ग्रे, मैंने आपको बता दी एब्जॉर्ब डोज। एब्जॉर्ब डोज के 2 यूनिट है, एक क्या है, ग्रे है, एक क्या है आपके साथ, रेड। ग्रे इसका ऐसा यूनिट है, ग्रे क्या है, ऐसा यूनिट। तो इसलिए यहाँ पर जो आपके साथ MCQs आया था, तो इसलिए मुख्तलिफ यूनिट यहाँ पर यूज होते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा, ये आपको आगे। अब ये भी उसी तरह 1 ग्रे किसके इक्वल होता है, अगर आपसे पूछे 1 ग्रे GY, जिसको हम GY से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रे किसका यूनिट है, एब्जॉर्ब डोज का ऐसा यूनिट है। 1 ग्रे इज इक्वल टू 1 ग्रे किसके इक्वल होगा, सिंपल आपने 100 रेड, नोट रिम के इक्वल नहीं, रेड और ग्रे किसका यूनिट है, एब्जॉर्ब डोज। रेड का मतलब क्या है, रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज, रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज। तो 1 ग्रे किसके इक्वल होगा, 100 रेड के इक्वल होगा। ग्रे क्या है, ऐसा यूनिट, ग्रे क्या है, ऐसा यूनिट। तो इसलिए 1 ग्रे इज इक्वल टू 100 रेड। अब 62 MCQ में क्या लिखा है, 61 में, तो 1 ग्रे इज इक्वल टू 100 रेड। अगर इसको रिवर्स कर दे कि 1 रेड इज इक्वल टू फिर क्या होगा, 0.01 ग्रे। सही है, तो ये दोनों यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए आपको। 1 रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज, आप सिंपल यहाँ पर वर्डिंग में लिखा है, इस तरह भी आ सकता है कि 1 रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज, या सिंपल 1 रेड इज इक्वल टू 0.01 ग्रे। ये तो ऑप्शन अब ए में क्या है, करेक्ट लिखा हुआ है 0.01 ग्रे। तो यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए कि ग्रे और रेड किसका यूनिट है, ग्रे और रेड RAD, रेड ये किसका यूनिट है, एब्जॉर्ब डोज। जबकि सेवट और रिम ये किसका यूनिट है आपके साथ, इक्विवेलेंट डोज। ऐसा यूनिट इक्विवेलेंट डोज का क्या है, सेवट है। इसी तरह एब्जॉर्ब डोज का एब्जॉर्ब डोज का जो आपके साथ ऐसा यूनिट क्या है, वो ग्रे है। इसके बाद ये फर्स्ट पेपर का MCQ नंबर 63, कंप्लीट द इक्वेशन। आपके साथ एग्जैक्ट कोई भी एटम है, यहाँ पर भी एटॉमिक मास में भी क्या क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, जबकि एटॉमिक नंबर पर भी क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। आपके साथ एक एटम उससे Y बन गया, जिसका मास नंबर A और एटॉमिक नंबर B और प्लस गामा, मतलब इस एटम से क्या निकल रहा है, यहाँ से Z से क्या निकल रहा है, जो क्या बन रहा है उससे Y। तो
उससे गामा रेडिएशन निकल रहा है। जब गामा रेडिएशन निकल रहा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया किसी भी एटम से जब गामा रेडिएशन निकलता है ना, तो ना मास नंबर चेंज होता है ना एटॉमिक नंबर चेंज होता है। सिंपल, वो एटम एक्साइटेशन स्टेट से डी एक्साइट में चला जाता है, तो इसलिए मास और एटॉमिक नंबर रिमेन द सेम जब गामा रेज निकल जाता है। तो इसलिए ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है, मास नंबर ए जबकि एटॉमिक नंबर b+1। नो, जब बीटा रेडिएशन निकलता है तो फिर एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज बाय 1। ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर ए जबकि मास नंबर क्या है, वो बी है। मतलब मास नंबर एटॉमिक नंबर में भी चेंज नहीं आ रहा है और मास नंबर में भी चेंज, एटॉमिक नंबर आपके साथ बी जबकि मास नंबर ए, मतलब दोनों में चेंज नहीं आ रहा है, जिस तरह ए और बी। मतलब ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। सही है, ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि जब गामा रेडिएशन निकलता है ना मास नंबर चेंज होता है ना एटॉमिक नंबर चेंज। ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में क्या लिखा है, A-4 B-2। ये जब अल्फा रेडिएशन निकलता है तो मास नंबर 4 गुना डिक्रीज होता है जबकि एटॉमिक नंबर 2 गुना डिक्रीज होता है। ऑप्शन डी में क्या लिखा है, मास नंबर इंक्रीज बाय 1 और एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1। ये तो कोई रेडिएशन नहीं है जिस तरह जिसमें मास नंबर इंक्रीज बाय 1 होता है। सही है, तो ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। MCQ number 64. A radioactive substance emit a beta particle. The nucleus of daughter nuclei has. यहाँ पर सिंपल कह रहे हैं आपसे कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसके न्यूक्लियस से क्या निकल रहा है, बीटा पार्टिकल। जब हम सिर्फ बीटा पार्टिकल की बात करते हैं उसका मतलब क्या है, नेगेटिव बीटा पार्टिकल। तो जब उसके न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल निकल गया तो उस जो डॉटर न्यूक्लियस है उसके न्यूक्लियस में क्या मौजूद होगा, 1 प्रोटॉन मोर देन पेरेंट न्यूक्लियस। मतलब जो डॉटर न्यूक्लियस होगा उसमें एक प्रोटॉन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू पेरेंट न्यूक्लियस। 1 लेस प्रोटॉन देन पेरेंट न्यूक्लियस, मतलब डॉटर न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन कम होगा एज कम्पेयर टू पेरेंट न्यूक्लियस। ऑप्शन सी में क्या लिखा है, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन इस पेरेंट न्यूक्लियस, मतलब दोनों में क्या होंगे, पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस में दोनों में प्रोटॉन सेम होंगे। ऑप्शन डी में लिखा है 1 लेस न्यूट्रॉन देन पेरेंट न्यूक्लियस, मतलब डॉटर न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन क्या होगा, क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, न्यूट्रॉन। डी में क्या लिखा है कि 1 लेस न्यूट्रॉन देन पेरेंट न्यूक्लियस, मतलब डॉटर न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन क्या होगा, कम होगा एज कम्पेयर टू पेरेंट न्यूक्लियस। ऑप्शन ई में लिखा है बोथ ए एंड डी, मतलब ए और डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, जब किसी भी न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल निकलता है, बीटा पार्टिकल का मतलब क्या है, नेगेटिव बीटा पार्टिकल। जब हम सिर्फ बीटा पार्टिकल की बात करते हैं, नेगेटिव बीटा पार्टिकल, तो बीटा पार्टिकल सिर्फ लिखा है तो इसलिए नेगेटिव बीटा पार्टिकल हम ही कंसीडर करेंगे। अगर किसी भी न्यूक्लियस से पॉजिटिव बीटा पार्टिकल निकलता भी है तो वो एमसीक्यूज में मेंशन करेगा कि एमिट पॉजिटिव बीटा पार्टिकल। अगर पॉजिटिव मेंशन नहीं है तो उसका मतलब क्या है, नेगेटिव बीटा पार्टिकल। तो जब किसी भी न्यूक्लियस में किसी भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के न्यूक्लियस से रेडिएशन निकलते हैं, बीटा पार्टिकल, जब बीटा रेडिएशन निकलता है तो वहाँ पर न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन जिसका मास नंबर 1, एटॉमिक मास 1 और एटॉमिक नंबर 0 होता है, एक न्यूट्रॉन डिके हो जाता है किसमें, प्रोटॉन में, जिसका मास नंबर 1 एटॉमिक नंबर 1 प्लस एक नेगेटिव बीटा पार्टिकल में, और साथ में एक एंटी न्यूट्रॉनों में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको नजर आ रहा है, लेट सपोज यहाँ पर ये क्या है आपके साथ, पेरेंट न्यूक्लियस, और ये क्या है, डॉटर न्यूक्लियस। पेरेंट किस में कन्वर्ट हो गया, ये पेरेंट है और ये क्या है, डॉटर। पेरेंट किस में कन्वर्ट हो गया, डॉटर में। सही है, उससे क्या निकल गया, बीटा पार्टिकल, जिसका हमारा मतलब है कि नेगेटिव बीटा पार्टिकल। से नेगेटिव बीटा पार्टिकल निकल गया। तो आप पहले देखो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर दोनों एटॉमिक मासेस और एटॉमिक नंबर सेम है, यानी इस साइड पे एटॉमिक मास 1 आ रहा है। सही, तो इस साइड पे देखो एटॉमिक मास भी क्या है, प्रोटॉन का 1 है, बीटा पार्टिकल का तो है नहीं, एंटी न्यूट्रिनो का मास नंबर ना एटॉमिक नंबर है। तो इसलिए एटॉमिक मास दोनों साइड पे इक्वल। इस साइड पे एटॉमिक नंबर क्या आ रहा है, 0, और इस साइड पे एटॉमिक नंबर 1, और इस साइड पे भी जो प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर 1 है और नेगेटिव बीटा पार्टिकल का -1 है, तो इसलिए 1 - 1 0। तो दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वेशन इक्वल है, मतलब इक्वेशन करेक्ट है। तो अब यहाँ पर जब एक पेरेंट न्यूक्लियस है, वहाँ पर एक न्यूट्रॉन क्या हो गया, डिके हो गया, किस में, प्रोटॉन में, नेगेटिव बीटा पार्टिकल में और एंटी न्यूट्रॉन में। तो आपको नजर भी आ रहा है कि फिर डॉटर न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन ज्यादा होगा, डॉटर के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन क्या आएगा, ज्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि पेरेंट न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन क्या हो गया, डिके हो गया। किस में डिके हो गया, एक प्रोटॉन में, एक नेगेटिव पार्टिकल में और एक एंटी नेगेटिव बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रॉन, ये तो रेडिएशन है बाहर निकलेंगे, मगर प्रोटॉन क्या आएगा, वो यहाँ पर न्यूक्लियस में ही रहेगा। तो इसलिए डॉटर न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन क्या आएगा, ज्यादा आएगा, एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा, एक प्रोटॉन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है, 1 प्रोटॉन मोर देन पेरेंट न्यूक्लियस। मगर ए में लिखा है कि ए और डी। अब डी को भी देखते हैं, 1 लेस न्यूट्रॉन देन पेरेंट न्यूक्लियस, मतलब जो डॉटर न्यूक्लियस होगा उसमें एक न्यूट्रॉन कम होगा एज कंपेयर टू पेरेंट न्यूक्लियस। नहीं, डॉटर न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन कम नहीं होंगे, बल्कि न्यूट्रॉन किस में कम होंगे, पेरेंट न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन कम हो जाएंगे। याद रखना, ये किस्म का एक रेशियो है, रेशियो की बात कर रहे हैं। मतलब किस तरह, पेरेंट न्यूक्लियस में क्या हो जाएंगे, पेरेंट न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन कम हो जाएंगे, जबकि डॉटर न्यूक्लियस में
प्रोटॉन बढ़ जाएंगे। सही है, समझ आ गया यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर इसको उल्टा लिखा है। अगर यहाँ पर वन मोर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तो आ गया, वन मोर यहाँ पर क्या लिखता है, वन मोर न्यूट्रॉन देन पेरेंट न्यूक्लियस, तो फिर बात सही बनती है। पेरेंट न्यूक्लियस की बजाय यहाँ पर क्या था, डाटर न्यूक्लाई, फिर भी सही होता कि वन लेस न्यूट्रॉन देन डाटर न्यूक्लाई, मतलब पेरेंट न्यूक्लाई में एक न्यूट्रॉन कम होगी एज कम्पेयर टू डाटर न्यूक्लाई। तो इसलिए आपको बात समझ आ गया, ऑप्शन ए क्या है करेक्ट है। ऑप्शन डी इसलिए गलत है, यहाँ पर उल्टा लिखा है कि पेरेंट न्यूक्लियस मतलब डाटर न्यूक्लाई में एक न्यूट्रॉन कम होगी, डाटर न्यूक्लाई में न्यूट्रॉन कम नहीं होती है, बल्कि पेरेंट न्यूक्लियस में क्या हो जाती है, न्यूट्रॉन कम हो जाती है, जबकि डाटर न्यूक्लाई में प्रोटॉन बढ़ जाती है। क्या आपको बात समझ आई कि पेरेंट न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन कम हो जाता है, जबकि डाटर न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ जाता है। तो इसलिए ऑप्शन ए क्या है करेक्ट। अगर इस ऑप्शन को भी आपने गौर करना है, अगर इस ऑप्शन को उल्टा करके यहाँ पर पेरेंट न्यूक्लियस की जगह डाटर न्यूक्लियस जाता, फिर ऑप्शन डी क्या होता, करेक्ट होता। तो इसलिए अभी बहुत ए एंड डी नहीं है, सही, इसको आपने गौर करना है। तो आपने सिंपल समझ लिया कि जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो पेरेंट न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन कम हो जाता है, जबकि डाटर न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ जाता है। पेरेंट न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन कम हो जाता है, जबकि डाटर न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ जाता है। ऑप्शन ए क्या करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 65, द डिके रेट ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज। अब सिंपल डिके रेट आपको मैंने बताया था कि डिके रेट क्या है, डिके रेट का सिंपल क्या है, डिक्रीज डायरेक्टली विद टाइम, ये मैंने आपको बताया भी था एमसीक्यूज में। डिक्रीज इनवर्सली विद टाइम, ये तो बहुत आसान एमसीक्यूज है। डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद टाइम, ये क्या, ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। मैंने आपको बताया था कि डिके रेट का मैंने आपको ग्राफ भी बताया था, डेल एन डिवाइडेड बाई एन। ये क्या है, एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज होता है। सही है, ये क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, डिके रेट। सही, डिके रेट डेल्टा एन डिवाइडेड बाई एन। तो इसलिए ये टाइम के साथ क्या हो रहा है, और नीचे क्या हो, टाइम से डिवाइड कर दो। सही है, ये वाई एक्सिस पे, इसलिए तो मैंने छोटा ग्राफ बनाया है। तो इसलिए डेल्टा एन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, तो इसको डिके रेट कहते हैं। तो इसलिए ये एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ क्या होगा, डिक्रीज। डिके रेट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का एक्सपोनेंशियली डिक्रीज विद टाइम, डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद टाइम। सही है, ये पास पेपर का एमसीक्यूज भी है, तो इसको आपने याद करना है। एमसीक्यू नंबर 66, 200 milligram of carbon 14 become 25 milligram in how many years if the half life is 5760 years। अब ये भी क्या पास पेपर का एमसीक्यूज है। अब सिंपल एमसीक्यूज है, क्या लिखा है कि 200 मिलीग्राम इनिशियली 200 मिलीग्राम प्रेजेंट है, अगर वो 200 मिलीग्राम से 2500 मिलीग्राम तक पहुंच जाए तो कितने इंटरवल के बाद कितने नंबर ऑफ हाफ लाइफ आपने फाइंड करना है। एन पहले फाइंड करना है, हाफ लाइफ आपको गिवन है, फिर आप खुद टाइम फाइंड कर सकते हो। वही हाफ लाइफ इज इक्वल टोटल टाइम डिवाइडेड बाय एन, मतलब नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो सिंपल पहले आप एन फाइंड करो। एन आप किस तरह फाइंड करोगे, इनिशियली 200 है, फिर 200 से 25 मिलीग्राम तक पहुंच गए। आप किस तरह, कितने एन गुजरे होंगे, कितने नंबर ऑफ हाफ लाइफ गुजरे होंगे। पहले 200 था, फिर 200 से 100 बन जाएगा, फिर 100 से 50 बन जाएगा, फिर 50 से क्या बन जाएगा, 25। तो 1 2 3 4, एन आपके साथ क्या आ रहा है, 4। समझ आ गया, आपने नंबर को नहीं गिना है कि 1 2 3, सही 1 सॉरी क्या, एन आपके साथ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। एन आपके साथ क्या आ रहा है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ क्या आ रहा है, 3। तो एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद वो 100 बन जाएगा, 2 हाफ लाइफ गुजरने के बाद 50, 3 हाफ लाइफ गुजरने के बाद वो क्या बन जाएगा, 25। तो आपने नंबर को नहीं गिना कि 200 100 50, तो फिर इस तरह 4 हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ क्या होंगे, 4। आपने गिनना है क्या है, आपने किस तरह गिनना है कि 200 से 100 तक एक हाफ लाइफ गुजर गया, 100 से 50 तक क्या हो गया, दूसरा हाफ लाइफ गुजर गया, फिर 50 से 25 तक क्या हो गया, तीसरा हाफ। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ एन आपके साथ क्या आ रहा है, 3। तो फिर सिंपल आप क्या करो, आपके साथ टोटल टाइम गिवन है, तो सिंपल आप क्या करो, फाइंड करो। हाँ सॉरी, हाफ लाइफ आपको गिवन है तो आप टोटल टाइम फाइंड कर सकते हो। फार्मूला, उस फार्मूले से मैंने आपको बहुत सारे एमसीक्यूज कराए भी थे। तो एन आपके साथ क्या गया, 3। वही फार्मूला यूज करो कि हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाई एन। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो सिंपल एन को हाफ लाइफ कितने है, 5760 ईयर। तो हाफ लाइफ को एन के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके साथ टी आएगा, टोटल टाइम आएगा। टोटल टाइम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ क्या है, 5760। जब आप इसको अप्रोक्सीमेटली मल्टीप्लाई करोगे तो आपके साथ आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर 357 ऑलमोस्ट क्या है, करीब किसका ऑलमोस्ट आएगा, 17, ये 17,280 आएगा। क्या आएगा, 17,280। सही है, तो 17,280 ईयर्स इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट किया कि जब 3 को आप
5760 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 17,280 ईयर्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सिंपल अपने फार्मूले को याद करना है, बाकी कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हो। तो इसलिए आपने पहले एन किस तरह फाइंड कर लिया, 200 से 25 मिलीग्राम तक पहुंचने में एन आपके साथ क्या था 3 था, नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 आ गए और आपको हाफ लाइफ गिवन। तो सिंपल हाफ लाइफ को नंबर ऑफ हाफ लाइफ से मल्टीप्लाई करो, आपके साथ टोटल टाइम क्या आएगा। सही है, तो वो ऑप्शन ए क्या है करेक्ट। ये भी फास्ट पेपर का एमसीक्यूज नंबर 67, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इमिटिंग 1 अल्फा पार्टिकल, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उससे क्या है एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है एंड 2 बीटा पार्टिकल। आपने यहाँ पर क्या आपसे क्या बात कर रहा है कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उससे एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, फिर सेकंड क्या बताया कि 2 बीटा पार्टिकल। एक अल्फा पार्टिकल वहां से निकल रहा है, 2 बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं, देन द पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई विल बी आइसोबार, आइसोमर, आइसोबार, आइसोटोन्स। ऑप्शन सी में लिखा है आइसोमर, ऑप्शन डी में लिखा है आइसोटोप। तो सिंपल इस एमसीक्यूज को समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एमसीक्यूज नंबर 65 को मिटा रहा हूँ, या मैं सिंपल एमसीक्यूज नंबर 64 को मिटाऊंगा। तो आप 64 को नोट भी कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसलिए मैं 64 नंबर एमसीक्यूज को मिटा रहा हूँ। आपसे कह रहे कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से उससे 1 अल्फा निकल रहा है, 1 अल्फा पार्टिकल और 2 बीटा पार्टिकल। तो फिर पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई आपस में क्या होंगे, आइसोबार होंगे, आइसोटोन्स होंगे, आइसोमर्स होंगे और आइसोटोप्स होंगे। तो सिंपल यहाँ पर मैं एक पेरेंट न्यूक्लियाई बनाता हूँ जो हमारे साथ क्या है वाई। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उससे 1 अल्फा पार्टिकल निकलता हूँ। लेट्स सपोज उसका मास नंबर ए है और एटॉमिक नंबर क्या है जेड। उससे एक अल्फा पार्टिकल निकल गया, पहले मैं क्या करता हूँ एक अल्फा पार्टिकल निकालता हूँ। जब एक अल्फा पार्टिकल इससे निकल जाएगा तो मास नंबर क्या होगा, लेट्स सपोज यहाँ पर z बन गया, z की बजाय आप x लिख लो ताकि हम थोड़ा सही बन जाए, x बन गया सही। तो मास नंबर क्या होगा a-4, मास नंबर डिक्रीज बाय 4, जबकि एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2, z-2। सही है। अब क्या बताया कि 2 बीटा पार्टिकल निकल जाएंगे। अगर इसी पार्टिकल से मैं क्या करूँ, यहाँ पर बना रहा हूँ कि x a-4 और z-2। अगर मैं इसी से क्या निकालूं 2 बीटा पार्टिकल, एक बीटा पार्टिकल का मतलब क्या है, सिंपल बीटा पार्टिकल का मतलब क्या है नेगेटिव बीटा पार्टिकल। तो जब एक नेगेटिव बीटा पार्टिकल निकल जाए इससे, तो मैंने आपको बताया बीटा पार्टिकल वो जो बीटा पार्टिकल की वजह से हमेशा क्या प्रोड्यूस होता है, मैंने आपको बताया बीटा आइसोबार। उसमें बीटा पार्टिकल में मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं होता है, सिंपल एटॉमिक नंबर चेंज होता है। और नेगेटिव बीटा पार्टिकल में एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1, एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज करता है। तो इसलिए एक एटम जिसका मास नंबर a-4 होगा, जबकि एटॉमिक नंबर क्या होगा z-2। z-2 का मतलब क्या, एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा, z-2 यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ z-2 + 1, एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज होगा। सही है। तो इसके बाद जब मैं इससे एक और बीटा पार्टिकल निकालूँ x a-4 z-2 + 1, जब इससे एक और बीटा पार्टिकल, क्योंकि 2 बीटा पार्टिकल निकले, एक और बीटा पार्टिकल निकल जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा x a-4, इसी तरह z-2 + 1। तो एक और बीटा पार्टिकल निकल गया तो एटॉमिक नंबर फिर क्या होगा, फिर से इंक्रीज बाय 1, तो 1। तो आपको नजर आ रहा है -2 + 1 + 1 क्या हो जाएगा +2। तो इसलिए इसको मैं -2 और +2 को क्या कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ। तो इसलिए ये क्या हो गया, रिमूव। तो आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि ये आपके साथ क्या बन गया, डॉटर न्यूक्लियाई जो मैं डी से रिप्रेजेंट करा, और ये आपके साथ क्या है, पेरेंट न्यूक्लियाई जो आपके साथ क्या है पहले मौजूद। तो आप पेरेंट न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर देखो क्या है z, और डॉटर न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर देखो क्या है z। तो मैंने आपको बताया आइसोटोप क्या है, आइसोटोप ऐसे एलिमेंट है जबकि पेरेंट न्यूक्लियस का आप मास नंबर देखो क्या है a, जबकि डॉटर न्यूक्लियस का मास नंबर देखो वो क्या है a-4। तो मास नंबर क्या है a क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, सही, जबकि z क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इवन के एक अल्फा और 2 बीटा पार्टिकल निकलने के बाद भी जी क्या आ रहा है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम आ रहा है और मास नंबर डिफरेंट है। तो मैंने आपको बताया आइसोटोप ऐसे एलिमेंट है जिसका मास नंबर डिफरेंट होता है, जबकि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसलिए जब आप किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से एक अल्फा पार्टिकल निकालते हो और 2 बीटा पार्टिकल, मतलब 2 नेगेटिव बीटा पार्टिकल निकालते हो, तो वो क्या होते हैं, पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई आपस में क्या बन जाते हैं, पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई आपस में आइसोटोप बन जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इसलिए आपसे मुख्तलिफ किस्म के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि इस तरह रिएक्शन देकर अब आपसे पूछे कि पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई, अगर मैं इस तरह आपको रिएक्शन दे दूँ ना, फिर मैं आपसे पूछूँ के वाई एंड एक्स
जो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियर आपस में क्या है, आइसोमर है, आइसोबार है, आइसोटोप्स है। तो इसलिए आपने देखना है मास नंबर A-4, यहाँ पर सिंपल A, तो मास नंबर तो चेंज, जबकि एटॉमिक नंबर यहाँ पर BZ और यहाँ पर B, एटॉमिक नंबर सेम आ रहे हैं। तो इसलिए एक अल्फा पार्टिकल निकालने से और 2 बीटा पार्टिकल निकालने से पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियर आपस में क्या होंगे, आइसोटोप्स होंगे। इसके बाद ये फर्स्ट पेपर में आया कि आइसोटोप सिंपल क्या है, आइसोटोप का तारीफ पूछा हुआ है। वहाँ पर आइसोटोप सिंपल क्या है, वो एलिमेंट जो जिसका मास नंबर डिफरेंट हो जबकि एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो। ये भी आपने याद रखना है कि आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। केमिकल प्रॉपर्टी क्यों सेम होती है, क्योंकि मास नंबर क्या होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब ये जिस तरह कार्बन 12 क्या, कार्बन 13, ये मास नंबर में लिख रहा हूँ, सी एटॉमिक नंबर तो 6 है आपको पता है, कार्बन 14। अब ये सारे आपस में क्या है, आइसोटोप से। क्यों आइसोटोप, क्योंकि मास नंबर सबका चेंज है जबकि एटॉमिक नंबर सबका सेम है। एटॉमिक नंबर सेम है जबकि मास नंबर तीनों का क्या है, डिफरेंट है। तो इसलिए इसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। जो रिएक्शन कार्बन 6 करेगा वही रिएक्शन कार्बन कार्बन 13 भी करेगा, कार्बन 14 भी करेगा। जो रिएक्शन कार्बन 12 देगा वही कार्बन 13 भी देगा, वही कार्बन 16 भी देगा। क्यों, क्योंकि सबका एटॉमिक नंबर सेम है। जब एटॉमिक नंबर सेम होंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी, मगर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगे, डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगे। मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये फिजिकल प्रॉपर्टी को कहते हैं, सही है। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब से मुराद केमिकल रिएक्शन। तो इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी आइसोटोप के सेम होते हैं जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। ये भी एमसीक्यूज में आया हुआ है तो इसको भी आपने याद रखना है। एमसीक्यूज नंबर 68, करेक्ट ग्राफ रिलेशन। अब इन चारों में से करेक्ट ग्राफ क्या लिखा है, ऑप्शन ए में लिखा है कि डिके मतलब डिके कांस्टेंट लेमडा, डिके कांस्टेंट, ये लेमडा नहीं, लेमडा को हम वेवलेंथ से रिप्रेजेंट करें तो ये क्या है आपके साथ, डिके कांस्टेंट हाफ लाइफ में। कि डिके कांस्टेंट और टाइम में क्या है, ग्राफ स्ट्रेट आ रहे हैं, मतलब डिके कांस्टेंट टाइम पर इंडिपेंडेंट है। जब ग्राफ स्ट्रेट होगा तो मतलब ये क्या है, इंडिपेंडेंट। डिके कांस्टेंट टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी में क्या लिखा है, यहाँ पर भी लिखो, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा कि डिके कांस्टेंट और एन का मतलब क्या है, अमाउंट, मतलब डिके कांस्टेंट एन पर नंबर ऑफ अमाउंट पर भी क्या है, डिपेंड नहीं कर रहा है। क्या है, डिके कांस्टेंट अमाउंट मतलब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की अमाउंट पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट आ रहा है। ये ग्राफ सही है या गलत है आप खुद बता सकते हो, मैं लास्ट में बताऊंगा। ऑप्शन सी में लिखा है ए का मतलब क्या है, एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या टाइम के साथ क्या है, डिक्रीज रिलेशन है, मतलब एक्टिविटी एक्सपोनेंशियली क्या है, डिक्रीज विद टाइम। इसी तरह आर आपके साथ क्या है, आर आपके साथ डिके रेट। आर का मतलब क्या है, डिके रेट। डिके रेट भी आपके साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज विद टाइम। अब डिके रेट तो मैंने आपको अभी बताया था कि डिके रेट क्या है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज विद टाइम। ऑप्शन डी तो करेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक और एमसीक्यूज आया था वर्डिंग में, ये फर्स्ट पेपर में इस तरह आया था, सही है, कि डिके रेट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ये क्या होगा, डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद टाइम। यहाँ पर ग्राफ में भी नजर आ रहा है कि डिके रेट जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज विद टाइम। ऑप्शन डी तो करेक्ट है। याद रखना, इससे पिछले एमसीक्यूज में मैंने आपको बताया था कि मतलब डिके कांस्टेंट वो फिजिकल कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता, वो सिंपल नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है। किस पर, नेचर ऑफ द मटेरियल पर। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि टाइम गुजरने पर ये डिके कांस्टेंट ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज, वो सिर्फ नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो इसलिए ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है, डिके कांस्टेंट के लिए ग्राफ सी। इसी तरह ये अमाउंट पर भी डिपेंड नहीं करता, आप डिके कांस्टेंट अमाउंट पर भी डिपेंड नहीं करता, तो इसलिए ग्राफ स्ट्रेट आ रहा है। आपको नजर आ रहा है कि डिके कांस्टेंट, लेट्स सपोज इसका अमाउंट यहाँ पर क्या है, कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर नंबर अमाउंट क्या है, बढ़ने पर एन का बढ़ने पर डिके का कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वो यहाँ पर कांस्टेंट है। इसी तरह टाइम गुजरने के बाद जो डिके कांस्टेंट है वो इस पॉइंट पर खड़ा है, वो बढ़ नहीं रहा है, टाइम के बढ़ने के साथ वो बढ़ नहीं रहा है, तो इसलिए ग्राफ स्ट्रेट आ रहा है। तो इसलिए वो ना अमाउंट पर डिपेंड कर रहे हैं, ना डिके कांस्टेंट, ना टाइम पर डिपेंड कर रहे हैं। ऑप्शन बी क्या करेक्ट है, ऑप्शन बी क्या है करेक्ट है। ऑप्शन सी में एक्टिविटी का टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज टाइम है, ये डिक्रीज होता है, ये भी क्या है करेक्ट है। अगर आप काउंट रेट की बात करोगे, एक्टिविटी की बात करोगे, ये दोनों क्या है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज विद टाइम। अगर आप डिके रेट की बात करोगे, ये भी क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज विद टाइम। तो ऑप्शन डी भी क्या है करेक्ट है। ऑप्शन सी में ई में क्या लिखा है, ऑप्शन ई में लिखा है आर। तो इसलिए ग्राफ ए, ग्राफ बी, ग्राफ सी, ग्राफ डी, ये चारों के चारों क्या है, करेक्ट है। तो इसलिए कभी कभी एमसीक्यूज में एक ग्राफ आ जाता है कि डिके कांस्टेंट का टाइम के साथ क्या रिलेशन है, डिके कांस्टेंट का अमाउंट के साथ क्या रिलेशन है, या एक्टिविटी का टाइम के साथ क्या रिलेशन है, या डिके रेट का टाइम के साथ क्या रिलेशन है, या सिंपल अगर काउंट रेट का भी आ जाए। सही है, काउंट रेट का मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सही है, काउंट रेट। सही है, काउंट रेट का भी क्या है, टाइम के साथ क्या है, एक्सपोनेंशियली क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो काउंट रेट का भी टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसी तरह हाफ लाइफ, अगर हाफ लाइफ का पूछे वो ग्राफ भी इसी तरह आपने बनाना है। हाफ लाइफ भी टाइम पर क्या है,
डिपेंड नहीं करता, हाफ लाइफ भी सिंपल नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।